हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने प्यारे चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और इसमें चल रहा है आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये पूरी यूनिट है रे ऑप्टिक्स। इस रे ऑप्टिक्स यूनिट में हम आज पहला लेक्चर कर रहे हैं जहां हम रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर की थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो शुरुआत की कहानी कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन से। सबसे पहली बात कि रे क्या है, तो हम जानते हैं कि लाइट को हम कुछ ऐसी रेज से डिनोट किया करते हैं, कुछ इस तरह की रेज से डिनोट करते हैं। तो ये जो रेज हैं, दीज आर नॉट द रियल लाइट विच इज गोइंग, ये बेसिकली पाथ ऑफ लाइट को डिनोट करता है। हम लाइट के लिए रे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। रे का मतलब है वो ट्रेस कर लिया गया है कि किस रास्ते पर लाइट गई है, तो वो पाथ ऑफ लाइट रे कहलाती है। बीम का क्या मतलब है? बीम का मतलब है कि रेज एक से ज्यादा हो जाए तो उनका कोई कलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से जो कलेक्शन बनेगा, कलेक्शन ऑफ रेज, ये कहलाएगा बीम। अब बीम जो है वो तीन प्रजाति की है। सबसे पहली डाइवर्जिंग बीम, दूसरी कन्वर्जिंग बीम और तीसरी पैरेलल बीम। ध्यान दें, रेज एक दूसरे से दूर जा रही, डाइवर्जिंग बीम। रेज एक पॉइंट पर मिलना चाहती है, कन्वर्ज होना चाहती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी रेज आके मिल जाएंगी, कन्वर्जिंग बीम। बट इस पैरेलल बीम जो पहले बनाई, सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, कभी कट नहीं करेंगी या सो कॉल्ड इंफिनिटी पे कट करेंगी, पैरेलल बीम। ध्यान दें, अगर आपके पास एक भी रे ऐसी, दूसरी ऐसे और तीसरी ऐसे और चौथी ऐसे है, तो आप इस कलेक्शन को बीम नहीं बोलेंगे, नॉट अ बीम। क्यों नहीं बोलेंगे? रेज का कलेक्शन तो ये भी, लेकिन इसमें कुछ रेज लेफ्ट में कुछ रेज राइट में जा रही हैं, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन डिफरेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर सेम हो, एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, तभी उन्हें बीम बोला जाता है। रिफ्लेक्शन क्या है वो समझे। मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, इंटरफेस है, बाउंड्री है, और यहां पर कोई एक रे आकर टकराती है, तो आफ्टर इंसिडेंस ये बेचारी टकराकर बाउंस बैक होती है। तो जो ये बाउंस बैक है, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद द सरफेस ऑफ इंटरफेस। रिफ्रैक्शन क्या है? तो देखें, रिफ्रैक्शन को देखें। मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, इस पर कोई रे आ रही है। अब इस रे के आने पे हो क्या रहा है कि यहां पर तो हम लोगों ने कोई ऐसी सरफेस लगा रखी है जिस सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, सारी रेस लौट के वापस चली जा रही है। यहां कोई ऐसा इंटरफेस है जो ट्रांसपेरेंट है। कैसा है बेटे? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट में यहां कुछ स्पीड v1 रही होगी, यहां कुछ स्पीड v2 रही होगी। स्पीड, लाइट एज अ वेव, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पहले पढ़ चुके हैं इस बात को। तो वेव का जैसे मीडियम बदलता है, उसकी स्पीड बदल जाती है, और ये स्पीड बदल जाती है तो ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है। मीडियम बदलने से लाइट की वेवलेंथ और स्पीड में होने वाला परिवर्तन रिफ्रैक्शन कहलाता है। और रिफ्रैक्शन का सबसे खास बात यह है कि रिफ्रैक्शन में आपको ज्यादातर केसेस में किसी तरह की लाइट के पाथ में बेंडिंग नजर आती है। इससे एपरेंट लोकेशंस नजर आती हैं, ऑब्जेक्ट कहीं और होता है और दिखता कहीं और है। अब चर्चा कर लेते हैं मिरर की। मिरर एक महाकबाड़ी आदमी जो कहता है कि हम ऐसे हैं, और उस ऐसे में हम पीछे की तरफ सिल्वरिंग कर देते हैं, उसकी पॉलिश कर देते हैं, ओपेक बना देते हैं। ओपेक बनाने से क्या फायदा होता है कि जितनी लाइट गिर रही है उसका बहुत कम पोर्शन जो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होता था, ज्यादातर पोर्शन अब रिफ्लेक्ट होने लग गया है। ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मिरर को कह सकते हैं एक शाइनी स्मूथ सरफेस है दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। अपने ऊपर पड़ने वाली लगभग लगभग सारी की सारी रेस को
ये रिफ्लेक्ट कर दे तो ये आदमी कहलाएगा मिरर। मिरर में खास बात क्या ध्यान रखनी होती है कि हम इसको बहुत शाइनी सरफेस मानते हैं। शाइनी, और शाइनी का मतलब स्मूथ, चिकनी है, अनइवन नहीं है, ऐसे नहीं, एकदम स्मूथ है ऐसे, तो ये मिरर है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स होते हैं, पूछे नहीं जाते 12th क्लास में, तो हम उसको स्किप करेंगे, कुछ बेसिक जानकारी बस आपको देनी थी। रिफ्लेक्शन के लॉज पर आते हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं जिससे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि आपके पास एक मिरर है, हम सिंप्लीफाई करके मिरर की ही बातें करेंगे और फिर आपको थोड़ा सा और अच्छी बातें बताएंगे कि जो प्लेन मिरर का केस हम ले रहे हैं, इसके अलावा भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दुनिया के हर रिफ्लेक्शन में होल्ड करता है। इस पर आप देखें कि कोई एक रे आ रही है, ये जो रे आ रही है इसे हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, ठीक। ये रे जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो यहां से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक। जो रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे नाम दे रहे हैं। तो कुछ नामकरण संस्कार की स्कीम चला लेते हैं। ये वाली जो रे है, इस रे को हम नाम देते हैं बेटा क्या? इंसिडेंट रे। और इसे क्या नाम देते हैं बेटा हम? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इसके बाद क्या सीन है? कुछ खास सीन नहीं है। इसके बाद तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। नॉर्मल का सीधा मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। किस पर परपेंडिकुलर? तो ध्यान रखें, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर। सरफेस ऑफ मिरर पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा, ऐसा कुछ। अब क्या खास बात है? अभी और भी खास है। नॉर्मल से अगर बेस लाइन मानो और इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के एंगल्स नापो, ध्यान रखना बेस लाइन किसको कंसीडर किया? नॉर्मल को। तो ये जो एंगल है वो I और ये जो एंगल है वो R कहलाता है। यानी कि अगर मैं I की बातें करूं तो तुम कह सकते हो कि ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर R की बातें करो तो ये कहलाएगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखें एक खास बात है कि दोनों के दोनों एंगल्स कहां से मेजर किए गए हैं? नॉर्मल से मेजर किए गए हैं। तो हम लिखेंगे नॉर्मल से मेजर किए जाएंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, ये सब बचपन में पढ़ा है हम लोगों ने, पर क्योंकि पेपर में है, सिलेबस में है तो पढ़ना है। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन। प्लेन का मतलब सरफेस से, दिमाग में रखना इस बात को। प्लेन का मतलब कुछ और नहीं, प्लेन का मतलब सरफेस से। कौन सी सरफेस पे लाई कर रहे हैं? जरा देखो, ये स्मार्ट बोर्ड की सरफेस देखो। क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इस स्मार्ट बोर्ड की सरफेस पे रखे हुए हैं? तो ये स्मार्ट बोर्ड की वो सरफेस है जिस पर ये लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट जो लॉ है वो हमें क्या आइडिया देता है, हम ये क्यों पढ़ते हैं? तो फर्स्ट लॉ जो है वो आइडिया देता है, हम लिखेंगे गिव्स एन आइडिया टू ड्रॉ नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनना है ये बताता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ है। और फिर फर्स्ट लॉ मानने के बाद अगर आपने ऐसा नॉर्मल ड्रॉ किया जो मैं कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो जब ये काम आप कर देंगे तो आप सेकंड लॉ के लिए लिखेंगे कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R।
हर प्रकार के रिफ्लेक्शन के लिए रेगुलर इरेगुलर व्हाटएवर हमेशा I इक्वल टू आर होल्ड करता है। जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे आएगी उतने एंगल पर जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी बात और बताता हूं, गौर से देखना। अगर तुम इसे देखोगे बेटा तो तुम इसे 90 माइनस आई बोलोगे, और इसे देखोगे तो तुम इसे 90 माइनस आर बोलोगे। रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग आई और आर बराबर है, तो ये वाले एंगल्स भी आपस में बराबर ही होंगे। बहुत बढ़िया, चल आगे चलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड हो गया, तो प्लेन मिरर की बातें कर लेते हैं। चलो भाई, प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर कुछ और नहीं है बच्चों, एक सिंपल सा सरल सा प्लेन सरफेस है। ये प्लेन है, इसमें किसी प्रकार का कोई कर्वेचर अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से पॉलिश लगा कर दे दी जाती है। ये इस तरह के शेड करने का मतलब है कि बैक साइड में हमने क्या कर दिया है बेटा, पॉलिश। ये ओपेक हो गया यहाँ से। तो कोई बच्चा तुरंत कहेगा कि इसका रिफ्लेक्टिंग साइड के बारे में जानकारी दो, तो बच्चा ये जो सरफेस है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिस शीशे में हम अपना मुखमंडल देखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ध्यान रखना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो बेसिकली इससे रे इस पर पड़ेगी तो फिर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो किसी ऑब्जर्वर की आंखों में ये जाएगी, और ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर देखेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इससे निकलने वाली रे तो पॉलिश पर पड़ रही है, और यहां से रिफ्लेक्शन इतना शार्प होना नहीं है, तो इससे कोई इमेज दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर जो है वो इमेज फॉर्म होगी, और यहां पर इमेज फॉर्म नहीं होगी। मैं दोनों जगह इमेज फॉर्म लिखता हूं, यहां पे क्रॉस लगा देता हूं, तो यहां पे टिक लगा देता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने रखा है तो इमेज बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अच्छा साहब, दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक चीज होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो चीज है वो प्लेन मिरर के लिए हम लोग उसकी वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं। लॉजिकल भी है, घूम तो रहा ही नहीं, तो कितना बड़ा गोला बनेगा, इनफाइनाइट साइज का गोला बनेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है इसका। चलो आगे देखें, इमेज फॉर्मेशन की बातें करते हैं। प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, देखो भाई, मान लो कि ऑब्जेक्ट रखा है, और मान लो कि हमारे पास इस प्रकार से कोई मिरर है, तो होने तो मिरर कोई दिक्कत नहीं। आप तुरंत से इस ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लॉट करेंगे। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर हमें इमेज पीछे मिलने वाली है, ठीक। और ध्यान देना कि डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर ही है, और यहां पर बनेगी इमेज। ये याद रखने के लिए है, इसका जुगाड़ मत ढूंढिए कि क्यों हो रहा है, सीधा सीधा याद रखिए कि ऐसा है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर मिरर से परपेंडिकुलरली रखा होगा, इमेज भी मिरर से परपेंडिकुलरली उतनी ही दूरी पर बनेगी। तो कोई बच्चा कहेगा कि यार जब लॉजिक ही नहीं जानना है तो पढ़ कह रहे हैं, तो लॉजिक जान लो भाई। इमेज फॉर्मेशन करने का क्या तरीका है कि आप कोई रे ऑब्जेक्ट से निकालें, मिरर पर डालें, मिरर से वो रिफ्लेक्ट होगी, अगर रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आई तो इमेज बनी। तो एक रे ऑब्जेक्ट से निकालें, मिरर पे डालें, और फिर वो इमेज की लोकेशन से रिफ्लेक्ट करा लें, तो आपको दिखेगा कि ये रिफ्लेक्ट होकर रे चली गई। इसी प्रकार बेटा कोई दूसरी रे निकाले, और फिर इसमें आप पाएंगे कि ये जो रे है ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। और फिर आप क्या पाते हैं, बहुत गौर से समझिएगा, यहां पे एक नॉर्मल बनाएंगे और यहां पर एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। गौर से देखना, ये एंगल अगर θ1 तो फिर ये एंगल θ1 ऑल्टरनेट, और I इक्वल टू R होता है तो ये θ1। एरोस बनाना कभी ना भूले, और अगर ये θ1 तो लॉजिकली करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी θ1। अब देख, ये θ2 कुछ अलग एंगल हो सकता है, तो ऑल्टरनेट से ये भी θ2,
आई इक्वल टू आर से ये भी थीटा 2, रे ऐसे आ रही थी और ऐसे जा रही है, एरो बनाना रे ऑप्टिक्स में ना भूले, ये थीटा 2 तो फिर ये भी थीटा 2। अब ट्रायंगल देखना बेटा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इसमें टिक मारे हैं, ये और ये ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल। देखना बेटा थीटा 1 बराबर एंगल, 90 90 बराबर एंगल, और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट, तो करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तो ये जो साइड है और ये जो साइड है बराबर होंगी, तो डिस्टेंसेस बराबर मिलेंगे। और देखो थीटा 2 90 90 साइड कॉमन, हाँ, यानी जितने ऐसे ट्रायंगल्स इधर और इधर बनते जाएंगे वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होते जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये बताते रहेंगे कि हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस मिरर से बराबर होने वाली। तो जो यहां कॉन्सेप्ट लिख लेना है हमें वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। लेकिन ये सारी डिस्टेंस कहां से नापी जा रही है, फ्रॉम मिरर। मिरर से नापने पे आपको हमेशा ये डिस्टेंसेस बराबर बराबर नजर आएंगी। इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में इनको बहुत अच्छी तरह सेटल रखेंगे। ये रहा हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, सुंदर। देखो बच्चों, जो याद रखना है वो ये फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालो, दो से ज्यादा करोड़ों अरबों हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ता, जहां दो कट करेंगे वहीं सारी कट करेंगे, इमेज वैसी ही बनेगी। तो दो रेज ऑब्जेक्ट से निकालो, मिरर पर डालो, मिरर पर डालने के बाद उन्हें I इक्वल टू R से रिफ्लेक्ट करा लो, बैक प्रोड्यूस करने पर जहां पर ये रेज एक दूसरे को कट करती हुई अपीयर हो रही हैं, वहां पर क्या बन रही है, इमेज। ये इमेज बनाने का सिंपल फंडा है। तो ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन का फंडा। आगे चलते हैं, फंडा टू ड्रॉ रे डायग्राम। मैंने अभी बोल ही दिया, चाहो तो मैं लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट से दो रेज निकाले और मिरर पर डालें, I इक्वल टू R लगाकर रिफ्लेक्ट करें, जहां रेस कट करेंगी वही इमेज। हमेशा दिमाग में रखें, ये फंडा है, और ये याद रखेंगे तो सारी के सारे रे डायग्राम्स, रे इमेज फॉर्मेशंस होते रहेंगे। दो तरह के ऑब्जेक्ट है हमारे पास, देखो कौन से, कह रहा पॉइंट और लेंथ। पॉइंट का मतलब पॉइंट साइज और लेंथ का मतलब जिसकी अपनी कोई लेंथ हो। इन दोनों के रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम आपको सिखा दिया है ऊपर, ये देखो। और लेंथ ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाने में बहुत समय लगेगा, अभी हम सीखना बाकी होगा, तो ये हम करेंगे बाद में। और पॉइंट जो है ये तो चल ही रहा है, चल रहा है। देखो एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं बेटा, कि ये रहा आपका मिरर, मान लो ये रहा मिरर, और इस मिरर के सामने रखा था ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनी थी, जवाब है हाँ। अगर यहां रखा होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये है हमारा अगला सुंदर टॉपिक, वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ना हो तो क्या करें। तो कुछ खास नहीं, जैसे भी मिरर बना है ऐसे मिरर को बनाएं, और उसके बाद उस मिरर की शेड करें, और मिरर के फेस के सामने अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, कहीं बाहर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या किया जाए, कुछ खास ना करें, मिरर को एक्सटेंड कर लें। कॉन्सेप्ट था कि हमें डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेनी थी, अगर परपेंडिकुलर आपको ना मिले तो आप मिरर को एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करके फिर परपेंडिकुलर डालें, और जितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर आपने मिरर से ऑब्जेक्ट का देखा उतना ही पीछे गारंटी के साथ इमेज बनती हुई नजर आएगी। सेम डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब रे डायग्राम बनाने के लिए क्या तमाशा किया जाता है, रे डायग्राम के लिए आप ऑब्जेक्ट से एक रे निकालें और ये इंश्योर करें कि ये जो रे है वो पक्का पक्का इमेज से पास हो रही है।
और फिर इसी रे को आगे एक्सटेंड कर दीजिए। इसी तरह से कोई दूसरी रे निकालें और इस रे को भी आप इमेज से पास होता हुआ दिखाएं। इमेज से पास होता हुआ दिखाने का मतलब ये है कि रे रिफ्लेक्ट होके इमेज से पास हो रही है, जिस वजह से दो रेज दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और जहां पर दो रेज एक दूसरे को कट करती हैं या कट करती हुई अपीयर होती हैं, वहां पर बनती है इमेज। आप देखें, ये बन गई इमेज, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। सिंपल है। ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर डिस्टेंस बेटा d है, तो ये तय है कि यहां पर भी डिस्टेंस जो है बेटा वो d है। ठीक, इमेज सेम डिस्टेंस सेम साइज। एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि रे जो है वो वर्चुअल है और रे जो है वो इन्वर्टेड है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल इन्वर्टेड लिख दिया, बताओ। इन्वर्टेड नहीं, इसको इरेक्ट बोलते हैं। इरेक्ट या इसी का नाम होता है अपराइट। अपराइट का मतलब जैसा रखा है ऑब्जेक्ट वैसी ही है इमेज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसे हुए तो इसे इन्वर्टेड बोलने लग जाएंगे। फिलहाल हमारे प्लेन मिरर के केस में अपराइट यानी वर्चुअल इमेज ही बनती है। फिलहाल अगर आपको ये बात सीखनी है तो पॉइंट और लेंथ ऑब्जेक्ट की बातें करते हैं। हम जानते हैं कि लेंथ ऑब्जेक्ट के रे डायग्राम्स हम बनाकर आए और थोड़ी देर पहले भी आपको बनाकर दिखाया। तो क्या किया जाए, आप तुरंत के तुरंत यहां पर एक लेंथ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए। लेंथ ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के बाद आप उसे दो बिंदुओं में तोड़ लें। कौन से दो बिंदुओं में तोड़ेंगे? पहला बिंदु होगा इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट और दूसरा बिंदु होगा इसका टॉप मोस्ट पॉइंट। बॉटम मोस्ट पॉइंट को आप नाम दीजिए ए और टॉप मोस्ट पॉइंट को आप नाम दीजिए बी। ए और बी। तो इमेज फॉर्मेशन जो है बेटा वो आपको अब ए और बी का करना है, ना कि पूरे के पूरे लेंथ ऑब्जेक्ट का। आपको करना क्या चाहिए कि ए और बी का इमेज फॉर्मेशन करें। आप पाएंगे कि जितना दूर बी पॉइंट मिरर के है उतना ही दूर बी की इमेज बनेगी, जितना दूर ए पॉइंट मिरर से है उतना ही दूर ए की इमेज भी बनेगी, इस तरह से। और फिर आप पाएंगे कि जो इमेज बन रही है वो ये बन गई। ए की इमेज ए की लोकेशन पे, हम उसको ए प्राइम बोलते हैं, बी की इमेज यहां पर, और जब इन इमेजेस को मिला देंगे तो ये बन गई हमारी एक इरेक्ट अपराइट वर्चुअल इमेज। रे डायग्राम बनाने का क्या तरीका है? रे डायग्राम बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप बी पॉइंट से एक रे निकालें और इसे पास कराएं बी की इमेज से और पीछे की दिशा में निकाल दें, और आप कहें कि आपने यहां पर एक रे डाली और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, बी से पास हुई, बी पे इमेज बन गई। अब आप क्या करें, कोई ए के लिए रे निकालें, इसे ए से पास होता हुआ दिखाएं और फिर आप इसे बैक प्रोड्यूस कर दें। तो आपको ऐसा मालूम चलेगा कि ये ए की इमेज बन गई। ये है अपना सुंदर रे डायग्राम। क्लियर है मेरी बात? एकदम आसान। तो इस तरह से लेंथ ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशंस किए जाते हैं। एक और केस मैं आपको बताता हूं, देखो ये रहा मिरर, और उसके बाद मान लीजिए कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है ऐसे, इस तरह से। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? इमेज भी बेटा इसकी ऐसी ही बनेगी। कोई बच्चा इस पे कंफ्यूज हो सकता है कि ऐसी क्यों बन रही है, तो इसके बनने के जो कारण है वो देखें बहुत गौर से। इस तरह से देखिएगा बेटा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इससे आप कोई रे निकालें इस तरह से और इसे पास कराएं ऊपर वाले पॉइंट से और पास कराएं और इस तरह निकाल दें यूं। और इसी प्रकार से आप बॉटम मोस्ट पॉइंट से रे निकालें और उसे पास करा दें ऊपर वाले पॉइंट से, इस तरह से, और इसको आगे फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर दें। अब ठीक
आप चाहें तो एरो बनाकर विस्तार कर सकते हैं इसका इस तरह से। आपको दिखेगा यहां पर बेटा कि अगर ये डिस्टेंस d1 है अपर पॉइंट की, तो उसकी इमेज भी बेटा d1 डिस्टेंस पे होगी। और अगर ये d2 डिस्टेंस पर है तो इसकी इमेज भी d2 डिस्टेंस पे होगी। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि पहले ऊपर वाले पॉइंट की इमेज सेम डिस्टेंस पे बनाइए, नीचे वाले पॉइंट की इमेज सेम डिस्टेंस पे बनाइए, और फिर दोनों पॉइंट्स को जो कि बॉटम और टॉप मोस्ट मिल रहे हैं इन्हें मिला दें तो ये बन जाएगी बेटा इमेज। इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्या कॉन्सेप्ट है? फील्ड ऑफ व्यू। अब देखिए बेटा फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है? फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है जोन या कोई रीजन from which image of an object can be seen। ऑब्जेक्ट की इमेज देखी जा सकती है। पर ध्यान रखें कि ये जो इमेज है, जैसे हम कह रहे हैं इमेज देखी जा सकती है, ये इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमेज नहीं है, ये है फुल इमेज। फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है। तो चलो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। इसको हटाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू का। मान लीजिए अपने पास मिरर ऐसे है। अब ये मिरर रहा अपने पास, तुरंत तुमने मिरर की शेडिंग कर ली। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, और तुम्हें तुरंत दिमाग में बत्ती खड़की कि यार ये डिस्टेंस तो d है। लेकिन ये डिस्टेंस d है, इतना ही डिस्टेंस आगे चले जाओगे तो इमेज मिल जाएगी, तो तुम उतना ही डिस्टेंस आगे चलेगा। तुमने कहा डिस्टेंस d है बेटा, तो लॉजिकली ये डिस्टेंस भी बेटा d है। बात समझ आती है? तो यहां पर बन गई इमेज। अब आपको रे डायग्राम की जरूरत नहीं। आप फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए क्या करें, ऑब्जेक्ट से रे निकालें, मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर रखें, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर रखने के बाद उसे इमेज से पास करें। जो रे टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ मिरर से रिफ्लेक्ट होगी वो फारदेस्ट रे होगी, सबसे दूर जाने वाली रे होगी। इसी प्रकार से दूसरे एंड पर जो रे गिरेगी वो दूसरे साइड में सबसे दूर जाने वाली फारदेस्ट रे होगी। और फारदेस्ट रे का मतलब सबसे दूर जाने वाली रेज जहां तक है वहीं तक इमेज दिख सकती है, उसके बाद नहीं दिख सकती। तो आपने ये रे डाली और ये रे वापस रिफ्लेक्ट हुई, रे यहां डाली और ये रे यहां रिफ्लेक्ट हुई, और आपने ये पाया कि अगर इस जोन में खड़े होंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई इमेज दिखाई नहीं देगी, इस जोन में खड़े होंगे तो यहां भी कोई इमेज दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप इस जोन में खड़े होकर देखते हैं, जो आपको ये जोन दिखाई दे रहा है, तो यहां आपको फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। ये हमारा कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है मेरी बात? ये फील्ड ऑफ व्यू। आज के दिन में मैंने आपको लाइट के इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन, प्लेन मिरर पढ़ाया है। हालांकि आपके बोर्ड सिलेबस में प्लेन मिरर नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको प्लेन मिरर के कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। इसका बहुत लंबा प्लेन मिरर चलता है, लेकिन मैंने आपको बहुत कम लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि आप ये जो रे डायग्राम है, इमेज फॉर्मेशन है, कैसे हो रही है, रेज एक दूसरे को कहां कट करती हैं, कट करती हुई अपीयर होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आप सेटल कर लें। इसके बाद हम अगले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर पे कंसंट्रेट करेंगे और उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ पर खत्म करने की घड़ी आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। हमें पूरे साल फॉलो करते रहिए। जितना कुछ इस बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा उसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वही आप एग्जाम में आएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। आरटी अकेडमी में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और कर चुके हैं तो शेयर करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के साथ। टिल देन थैंक यू।